थोड़ा ऊपर करो। हेलो, ये थोड़ा और ऊपर करो ना। हेलो, हाँ तो अभी 20 लोग आ चुके हैं। नाउ अब क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले से प्री डिसाइडेड टॉपिक है सीआरपीसी। सीआरपीसी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जानना ये जरूरी है, आखिर सीआरपीसी है क्या, इसका रूप रंग क्या है, ताना बाना क्या है। प्रोसीजर कोड 1973, ये हमारा उससे पहला साक्षात्कार होता है। जैसे हम किसी आदमी को जानने की कोशिश करते हैं, वैसे ही इसको भी जानने की अभी हम लोग कोशिश करते हैं। अभी आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो लेट अस स्टार्ट। फिर धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे का परिचय करेंगे। तो मैंने जैसा कि कहा कि आखिर सीआरपीसी है क्या, इसका ताना बाना क्या है, रूप रंग क्या है। यूं तो सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करती है, तो ये प्रोसीजर क्यों बनाया गया, जरूरत क्या थी, क्या पहले कोई प्रोसीजर थी और इस प्रोसीजर का पर्पस क्या था। तो जाहिर सी बात है कि हम देखें कि ये 1973 में इसका एग्जिस्टेंस आता है। 1973 में एग्जिस्टेंस आता है, यानी इसके पहले भी कोई प्रोसीजर थी जो इस देश में एप्लीकेबल थी। क्योंकि हमारा देश आज़ाद होता है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो उस समय तमाम एग्जिस्टिंग लॉ थे, तो इसके पहले भी कोई ना कोई लॉ एग्जिस्ट कर रही थी। तो हम देखेंगे तो इसके पहले एक 1898 1898 3 में ये सीआरपीसी एग्जिस्टेंस में आती है और इसको 1 अप्रैल 1974 से लागू कर दिया जाता है। उस समय पूरे देश में एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, और जैसा कि आप आगे आएंगे जब इसके साथ टाइटल नेम एक्सटेंशन को देखेंगे कि आखिर ये कहाँ कहाँ लागू होती है, तो अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमारी चर्चा आज केवल इंट्रोडक्टरी है। हम ये देखते हैं कि सीआरपीसी क्या है, उसका रूप रंग क्या है, ताना बाना क्या है, आखिर इसके अंदर है क्या। तो जब हम इस सवाल पे स्टार्ट करते हैं तो ये देखते हैं कि सीआरपीसी को बहुत ही सुंदर ढंग से 37 चैप्टर में डिवाइड। जो सामने आई कि भैया इसमें 37 चैप्टर है, 484 धाराएं हैं, और एक और साथ ही चीज दिखती है कि इसमें 2 शेड्यूल भी है। अब फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल,
और ये शेड्यूल भी बड़े काम की है। पहला शेड्यूल आपका जो है वो जो ऑफेंसेज हैं उसको क्लासिफाइड करता है। दूसरा शेड्यूल बताता है कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में तमाम फॉर्म्स होते हैं, प्रारूप होते हैं, चाहे किसी को अरेस्ट करने का क्या मैनर होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, और अरेस्ट वारंट कोर्ट किस रूप में इशू करेगी, सम्मन किस फॉर्म में जाएगा, वारंट किस फॉर्म में जाएगा, अटैचमेंट अर्थात कुर्की किस में होगी, कोई उद्घोषणा होती है, कोई मुलजिम फरार है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें शेड्यूल 2 में मिलती है। अब शेड्यूल 2 में केवल फॉर्म है, प्रारूप दिए गए हैं कि इस फॉर्मेट में शेड्यूल 1 में भी ध्यान देने की बात है कि जो उसके दो पार्ट है। पहला पार्ट शेड्यूल 1 का 95% से अधिक है, दूसरा बड़ा छोटा सा है। ये क्या है डिफरेंस दोनों में? तो शेड्यूल फर्स्ट में हम देखते हैं कि जो इंडियन पेनल कोड के प्रोविजंस है तो उसमें सेक्शन क्या है, ऑफेंस क्या है, उसमें पनिशमेंट कितना है, वेदर इट इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, और बाय विच कोर्ट इट इज ट्राइबल, किस कोर्ट के द्वारा उसका ट्रायल किया जाना है। लेकिन एक जो उसका दूसरा शेड्यूल का पार्ट है वो हम देखें तो वो करता है कि अदर देन आईपीसी, यानी आईपीसी के अलावा भी तो कुछ ऑफेंस है। आप हम देखते हैं जैसे गैंगस्टर एक्ट है, शेड्यूल कास्ट है, स्पेशल एक्ट। तो ये जो सीआरपीसी डील करती है ना केवल आईपीसी बल्कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जहां भी है। अब आईपीसी को छोड़ के बाकी चीजों को बांधने का काम सीआरपीसी कैसे करती है? जब आप इसमें इंटर करेंगे सीआरपीसी में तो आप देखेंगे सेक्शन 4 और 5 ये बताती है कि जनरली आईपीसी से रिलेटेड ऑफेंसेज में जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा वो सीआरपीसी के द्वारा। लेकिन यदि उससे आईपीसी अदर देन आईपीसी के जो ऑफेंसेज हैं वो किससे गवर्न होंगे? तो हम देखते हैं कि सबका स्वागत है, प्रणाम, नमस्कार सभी लोगों को। और धीरे धीरे हम लोग मैं चाहता हूं कि टाइम का सही यूज हम लोग करें, क्योंकि देखिए अभी आप सब लोग आप एडवोकेट हो सकते हैं, अपनी एडवोकेसी को और धारदार बनाने के लिए कानून के हथियारों से लैस हो सकते हैं। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज है वो है टाइम। टाइम शेड्यूल को फॉलो करना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने एक एक मिनट को, एक एक सेकेंड को कैसे बढ़िया ढंग से यूज करें। क्योंकि मेरा ये मानना है लाइफ इज नथिंग बट सम ऑफ टाइम, कुल समय का जोड़ ही जीवन है एक तरह से। तो ठीक है, इसलिए हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। अभी हम बात करते हैं, मैंने कहा कि सीआरपीसी क्या है। इसके लिए सबसे पहले आप यदि अपना बेयर एक्ट सामने रखें, जैसे ये है, आप देखिए, तो आप इसमें देखें कि सीआरपीसी लिखा हुआ है। तो आखिर ये सीआरपीसी क्या है? जब आपने इसको खोलना शुरू किया तो ये कुल 37 चैप्टर 84 देखा। फिर एक चीज और देखा, सबसे नीचे आपको लिखेगा शेड्यूल अनुसूची, तो 2 अनुसूचियां हैं। तो ये आपका पहला साक्षात्कार हुआ सीआरपीसी से। और आप मजे की बात है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में अब तो चैप्टर और सेक्शन पूछे जाते हैं। और आप ये देखिए जो सीआरपीसी है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप यदि सिविल जज
यहाँ यूपी सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप देखें कि उसका जो सेकेंड पेपर है सीआरपीसी एविडेंस और प्लीडिंग है, सीआरपीसी 40% है सेकेंड पेपर का। इसी तरह से आप एपीयू का एग्जाम दें तो आप देखेंगे कि एक पेपर का 40% है। अब इस सीआरपीसी को रिलेट करके हम देखें यदि कंपटीशन में, और इवन आपके लीगल प्रैक्टिस में या लाइफ, तो इसमें हमने देखा कि यहाँ हमको विजिलेंट रहना है। अब यूं तो सीआरपीसी देखिए एक बड़ा सा निर्जीव सा चीज लगता है, क्योंकि रटा रटाया प्रोसीजर है, रट लेंगे क्या होगा, और इस तरह तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसको आत्मसात करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे आप किसी चीज को भी जानने की कोशिश करते हैं, पहले इसको जानने की कोशिश कीजिए। और उस प्रक्रिया में जो पहला साक्षात्कार हुआ कि इसके टेक्स्ट बुक को, इसके बेयर एक्ट को खोला, तो देखा कि क्या है, मोटा मोटा फॉर्मेट हो गया। अब उस फॉर्मेट में आप देखिए, हमने इसमें 37 चैप्टर देखा। कई बार आता है चैप्टर, जैसे बेल से रिलेटेड है चैप्टर 33 पूछ देता है। आप देखिए कि पहला ही जो सेक्शन है उसमें कहता है कहाँ ये अप्लीकेबल होगा, कहाँ नहीं अप्लीकेबल होगा। तो अभी जम्मू कश्मीर की स्टेटस तो जो विशेष थी खत्म हो गई, अब वहां पे भी अप्लीकेबल हो गया है। चैप्टर अप्लीकेबल है, कुछ नहीं अप्लीकेबल है। तो यही हमको विजिलेंट रह के पहले ही सेक्शन से कोशिश हमको लीड लेने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब कंपटीशन धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। और आप ये देखिए कि एक एक चीज को पकड़ के आना पड़ेगा। अब ये सीआरपीसी एग्जिस्टेंस में आई क्यों? आप देखिए कि आखिर 1898 से ही चली आ रही थी, और वहीं आईपीसी 1860 से चली आ रही थी, वो तो एग्जिस्ट कर रही है। उसके में जरा थोड़ा बहुत तो अल्टरेशन चेंज हुआ, लेकिन आप ये देखें कि सीआरपीसी को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया इस 1973 के सीआरपीसी ने। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जहां पे चेंज की आवश्यकता थी। एक बेसिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो गोल था कि हमारी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग होगी। ब्रिटिश टाइम से ही देखिए फीचर इसका, और सीआरपीसी की सबसे बड़ी विशेषता, तो आप देखेंगे कि इसका सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करती है। अभी हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे एक एक चीजें। तो सीआरपीसी, फिर इसके अलावा देखें क्यों नेचुरल जस्टिस जो था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम प्रोविजंस थे जो एक्यूज से रिलेटेड थे, ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड थे, लीगल एड से रिलेटेड थे, इन सारी चीजों में नेचुरल जस्टिस भी इनकारपोरेट हुआ इसमें हमारे सीआरपीसी में। तो इस तरह से सीआरपीसी को वक्त के साथ कोशिश की गई बदलने की, और थोड़ी जो समाज में जैसी चीजें चल रही हैं वैसी। सीआरपीसी इतना बड़ा क्यों है, तो हम आते हैं इस पे कि सीआरपीसी को जानने के लिए हमको ये जानना होगा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा सीआरपीसी। क्यों? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो ट्रेडिशनल पार्ट है, कंपोनेंट है, वो आता है कि एक लॉ इन्फोर्समेंट का सिस्टम होना चाहिए, दूसरा एक कोर्ट होना चाहिए, तीसरा करेक्शन मेथड। करेक्शन मेथड मतलब कि एक्यूज को सेंटेंसिंग, जो उसको सजा दिया जाए और जो उसका पनिशमेंट। तो ये तीन चीजें।
अब इसको मॉडर्न टाइम में इसको आप लेके आए तो आप देखें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो आपराधिक न्याय व्यवस्था, आपराधिक न्याय प्रशासन, ये सारे टर्म्स जो है आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में जाएंगे तो ये सारी इसके कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा। तो उस कॉन्सेप्ट पे आए तो आप हम देखें कि हमको सीआरपीसी पकड़ना है तो इसको लेके चलना पड़ेगा। क्यों? ये क्रिमिनल एक्टिविटीज विक्टिम, यानी कोई ऑफेंस सबसे पहले किसी आदमी ने कमिट किया तो कोई ना कोई उसका विक्टिम होगा। तो पहले नंबर पे विक्टिम। अब इस विक्टिम ने क्या किया? अब उसको जो ग्रीवांस है उस ग्रीवांस को मीट आउट करने के लिए क्या करेगा? कहीं ना कहीं कंप्लेन करेगा, अपने लिए जस्टिस की डिमांड करेगा। तो दूसरे नंबर पर आती है पुलिस। पुलिस केस रजिस्टर करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। तो फिर ये जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी कोर्ट में। तीसरे नंबर पे आई कोर्ट। अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट जो है, कोर्ट उसको एविडेंस कलेक्ट करेगी। वो देख प्राइमा फेसाइज ऑफेंस यदि मेड आउट नहीं है तो उसको डिस्चार्ज कर देगी, और पाती है कि प्राइमा फेसाइज एविडेंस मेड आउट होता है तो चार्ज फ्रेम करेगी। चार्ज फ्रेम करने के बाद एविडेंस प्रोसिक्यूशन का, डिफेंस का, देन आर्गूमेंट, आर्गूमेंट के बाद फिर ये होगा। अब देखिए कि यहाँ चौथे नंबर पे आया कि यदि उसको कन्विक्ट किया, कन्विक्ट कर दिया तो अब उसको क्या होगा? जो सेंटेंस, जो पनिशमेंट उसको दिया गया है, अब उसके लिए उसको जेल जाना पड़ेगा। अब ये जेल आया। अब ये पांचवा नंबर। अब छठा पायदान क्या हो गया कि ये जब जेल गया तो क्या है, यहीं पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एंड नहीं होता। अब आता है रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास। यानी कि जो विक्टिम से स्टार्ट होके एक्यूज्ड, क्योंकि एक्यूज्ड को भी आप देखें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उसको भी मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, उसको भी डिग्निफाइड लाइफ चाहिए। तो उसको भी बहुत सारे राइट है। आपका जो मेंस का एक टॉपिक है कि जेल तक आया तो जेल में ही नहीं खत्म हो गई। अब उसका रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास की व्यवस्था हुई। अब ये पुनर्वास आप देख सकते हैं, पुनर्वास में उसका क्या हुआ? उसको फिर रिहैबिलिटेशन मतलब उसको फिर से स्टेब्लिश करना। अब वो जेल में गया है, करेक्शन के लिए गया। जो मैंने ट्रेडिशनल बताया कंपोनेंट, तो उसमें करेक्शन, यानी कि अब यहाँ पे एक तो उसको अपने को सही करने का, अपने को सोचने का मौका मिलेगा, उसके में सुधार लाया जाएगा। दूसरी तरफ प्रिवेंटिव मेजर की सोसाइटी को फिर उसके फिर दोबारा ऑफेंस करने से बचाया जा सकता है। तो क्या वो केवल जेल में रह के जो ह्यूमन एनर्जी है, पावर है, वो खत्म हो जाएगा? इसीलिए जेल में आप देखिए तमाम तरह के कंस्ट्रक्टिव चीजें हुई। आज देखिए अगरबत्ती बन रही है वहां पे, तमाम हार्टिकल्चर से रिलेटेड चीजें आ रही हैं मार्केट में है, दाल आ रहा है, चावल आ रहा है, बहुत सारी चीजें वहां पर रही है। यहाँ तक कि एक आदर्श आदर्श जेल का कॉन्सेप्ट आया। और आप देखिए लखनऊ में भी आदर्श जेल रहा है। तो आप वहां पे एक बाहर फ्रीली छोड़ दिया जाता है कि जाओ, सुबह जाओ और अपना काम धाम करो, कुछ पैसे अर्जित करो और वापस चले आओ, और जो पैसा मिलेगा उसके परिवार तक जाएगा। क्योंकि एक्यूज भी एक डिग्निफाइड लाइफ का हकदार है, उसके भी अपने परिवार हो सकते हैं। तो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विक्टिम, अब देखिए जजमेंट होता है तो यही पाता है ये आखिरी विक्टिम को क्या मिला। तो विक्टिम को दो तरीके से सेटिस्फाइड करने की कोशिश होती है। एक तो जिसने उसको लाश
इंजरी काज किया है, उसका जो डैमेज हुआ है तो उसके लिए क्या करेगा कि उसको कंपनसेशन देगा। अब ये कंपनसेशन का भी कॉन्सेप्ट सीआरपीसी में दो तरीके का है। एक स्टेट, एज ए स्टेट, वेलफेयर स्टेट, स्टेट क्या करेगी, जो जिसको लॉस हुआ सोसाइटी के किसी मेंबर को किसी ऑफेंस को कमिट करने के वजह से, उसको कंपनसेशन स्कीम एग्जिस्टेंस में आती है, अमेंड करके हमारे इस सीआरपीसी का पार्ट बन जाती है। तो वो जो कंपनसेशन हुआ जिसको फाइन कहा जाता है, उस फाइन में से कंपनसेट किया विक्टिम को, कुछ स्टेट के भी फेवर में वो चला जाता है, कितना पार्ट विक्टिम को मिलेगा, कितना पार्ट स्टेट के फेवर में जाएगा। इसके अलावा कुछ ऑफेंसेज ऐसे हैं कि गवर्नमेंट को इनिशियल स्टेट से सोसाइटी के उस मेंबर को ऐसा लॉस हुआ है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती, इसलिए आप देखिए कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम आया। SC/ST एक्ट है, आप देखिए, इवन जो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, जिस दिन FIR होती है वहीं से उसको पैसा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। और आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक उठाइए। विक्टिम, विक्टिम के लिए सीआरपीसी में क्या है? पहले पॉइंट पे, विक्टिम यदि वो सफरर है, उसको कोई इंजरी काज हुई है, तो क्या करेगा? वो इन्फोर्समेंट एजेंसी को पकड़ने की कोशिश करेगा। इन्फोर्समेंट एजेंसी जो लॉ को ऑपरेट कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, तो सबसे पहली जगह पे पुलिस पिक्चर में आती है। थाने जाएगा, FIR लिखाएगा, तो आप FIR लिखाएगा 154 सीआरपीसी में, आपका FIR रजिस्टर्ड होगा। और यदि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, तो वहां पे जो थाने का SO है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पुलिस स्टेशन, वो उसको नोट करेगा। तो अब विक्टिम को पहला ये मिला कि अब वो FIR रजिस्टर करेगा। सीआरपीसी ने ये भी देखा कि ये यदि पुलिस वाला यदि उस थाने में उसकी शिकायत दर्ज नहीं किया तो क्या रेमेडी होगी विक्टिम को, तो उन्होंने एक रेमेडी दिया सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 में, एक जिसको पॉपुलरली 156(3) के नाम से जानते हैं, कि भैया नहीं यदि ये थानेदार ने लिखा है तो तुम SP को जाके मिल लो, उसको एक मजिस्ट्रेट देखता है कि क्या जो इसने बातें की लिखी है उसके संबंध में थाने वाले ने रिपोर्ट लिखी या नहीं लिखी, तो एक रिपोर्ट कॉल कर लेता है कि भाई थानेदार साहब बताइए कि आपने इनके एप्लीकेशन पे रिपोर्ट लिखा या नहीं। वहां से लिख के आता है नहीं। अब वो थानेदार साहब चाहे जितनी कहानी लिखे हो, मजिस्ट्रेट साहब ये देखते हैं कि क्या कोई संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस इनके एप्लीकेशन बताए गए फैक्ट से बनते हैं। यदि बनते हैं तो ऑर्डर कर देंगे। तो 156(3), अब एक FIR हुई जो 154 में हुआ, अब ये 156(3) में हुआ, दैट इज कॉल्ड कमांड FIR। ये आपका वर्ड सीआरपीसी में नहीं यूज है। तो आप यहां जान लीजिए कि बहुत सारी चीजें जो कोडिफाइड लैंग्वेज में नहीं है, प्रोविजंस में नहीं है, तो आपको पता है कि लॉ सिर्फ वही नहीं है जो कोडिफाइड किसी एक्ट में है, इंस्टीट्यूट में है, कॉन्स्टिट्यूशन है। लॉ वह भी है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट करती है। तो उसी में ये 156(3) का कमांड FIR, इसको दैट वन यू कैन नोट डाउन कि 156(3) के ऑर्डर को हम कमांड FIR भी कह सकते हैं। अब कमांड FIR मतलब कि मजिस्ट्रेट ने कमांड दिया कि यू हैव टू रजिस्टर
द केस अंडर रिलेवेंट सेक्शन। तो अब क्या है, ये आपका हुआ। तो जो विक्टिम को एक रेमेडी जो मिली कि अब यहाँ पे कि वो देखिए यहीं पे खत्म नहीं हुई। सबसे पहले तो वो चाहेगी ना कि हमें न्याय मिले, चाहेगा या चाहेगी, तो जाएगी थाने, थाने वाले ने दर्ज नहीं किया, एसपी के यहाँ जाएंगे, एसपी के यहाँ जाने के बाद भी नहीं हुआ तो कोर्ट में जाएंगे। 156(3) में मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ थाने में एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड है और ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, तो वो केस को रजिस्टर कर लेगा। और आप देखें कि यहाँ पे अब यहीं पे नहीं खत्म हुआ, इन केस कोर्ट में वो नहीं गया, गरीब आदमी है, पैसे नहीं खर्च कर सकता, या उसको लगता है कि नहीं इमीडिएट वो चाहिए रिलीफ, तो एक और अल्टरनेटिव रेमेडी सीआरपीसी प्रोवाइड करती है कि भले ही उसने एफआईआर उसकी नहीं हुई, 156(3) में एफआईआर नहीं हुई, अब वो सीधे कंप्लेंट, परिवादी कंप्लेनेंट की हैसियत से आप देखें 200 सेक्शन 200 से लेके 203 तक में ये प्रोविजन। तो अब वो केस उस पर रजिस्टर होगा तो ये होगा। तो कहने के मतलब कि सबसे पहले केस रजिस्टर होना, केस रजिस्टर के 3 अल्टरनेटिव रेमेडी मिले। एफआईआर 154 में यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक सारा और है 155 155, यदि वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो 155 में। फिर उसी सीरीज में यदि ये नहीं हुआ थाने पे तो 156(3) में कोर्ट से, वो भी नहीं हुआ तो आके सेक्शन 200 में कंप्लेंट फाइल करके और उसके बाद ये होगा। अब आप देखिए कि अब ये जो क्या हुआ क्रिमिनल, अब ये जो प्रोसीडिंग है, जो एक्शन है, अब ये मोमेंट में आ गया। अब जब एफआईआर हो गई तो एफआईआर होते ही उसी एफआईआर में एक नेम्ड हो जाएगा आपका जो फॉर्मेट है, जो एफआईआर लिखी जा आईयू होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, विवेचना अधिकारी कौन होगा। अब ये इन्वेस्टिगेशन का आएगा। तो आप आए तो आप ये देखिए कि जो इन्वेस्टिगेशन, अब मैंने कहा कि सीआरपीसी का रंग रूप ताना बाना, तो आपने एक टॉपिक पकड़ा इन्वेस्टिगेशन, तो आपको मिलेगा एक चैप्टर, उस चैप्टर में जो सेक्शन मिलेंगे 154 से लेके 176 तक। यदि इन्वेस्टिगेशन वर्ड को आपने की वर्ड बनाया तो उसमें एक चैप्टर और उसके अंदर के सारे सेक्शंस आ गए। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप ये देख लीजिए कि आपके किसी भी लीगल एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स आजकल एक क्या है, एक सीढ़ी है, बिना उस सीढ़ी को पार किए, बिना उस पर चढ़े आप मेंस नहीं दे सकते। तो ये है कि आपके इनिशियल स्टेज पे सारी योग्यता रखते हुए यदि नहीं पा पाए तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बहुत के बीचे का जो फाइबर है सीआरपीसी में, जो एक दूसरे सारी चीजें कनेक्ट किया है, आप बिल्कुल ना घबराइए कि इतनी धाराएं हैं और ये है, सबका आपस में कोरिलेटेड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन केवल सेक्शन पूछते हैं, आर्टिकल पूछते हैं। तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा कि मैं वो ऐसा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा जो सब लोग सही करेंगे। दूसरा कि मैं कोई भी कोडिफाइड प्रोविजन का क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा, क्योंकि वो किताबें मेरे सामने है, मैंने कई बार पढ़ी है, समझी है, उसके एक एक चीज को एनालाइज किया है। तो आप क्या हुआ, आप रेस में आ गए। अब बाकी चूंकि बहुत ज्यादा एप्लीकेंट हैं, उसमें लीड कैसे ले पाएंगे, तो वो जो टेक्निकल और थोड़े से एंट्रेंस का, प्रीलिम्स का
क्रॉस कर जाएंगे, उसको बीन कर जाएंगे और आप सेकेंड में आ जाएंगे। तो क्या हुआ कि आपको विजिलेंटली आपको मैं लेके चल रहा हूं कि देखिए आपने आप बेयर एक्ट आदि उठा लिया और आपने उसको केवल देखना शुरू किया। मैं कहता हूं एक की आपको देता हूं, ला के जो भी कोडिफाइड पार्ट हैं, चाहे वो आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, आप एक नियम बना लीजिए कि 15 मिनट मुझे एक बेयर एक्ट का इंडेक्स को देखना है और बेयर एक्ट के इस इंडेक्स को आप एग्जामिन करें तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएगी और ये गारंटी है कि आपका कम से कम वो जो घलुआ जिसे कहते हैं सवाल कि सेक्शन था और हम भूल गए, वो नहीं भूलेंगे। पूरा एक आसानी से के बीच में केवल सेक्शन और आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो कितना 15 मिनट में आपने ये 40-50 सवाल बना लेने हैं और बेयर एक्ट उठाया, इंडेक्स देखा और उस तरह से आपने जो है उसको कवर कर लिया। बहुत सिंपल सा तरीका। तो मैंने कहा कि अब एफआईआर का जैसे ही वर्णन आया 154 से 176 आ गई और तुरंत आपको जो अगली जो मिलेगी चैप्टर 177 से लेके 189 यानी 177 से लेके 189, आपने देखा ये बात करता है ज्यूरिसडिक्शन, किस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होगा, यानी जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है वो या उसका जो इम्पैक्ट है या कैजुअल रिलेशन है, कैसे क्षेत्राधिकार अधिकारिता कोर्ट की कैसे डिसाइड होगी, प्लेस ऑफ सुइंग का कैसे डिसाइड होगा। तो आप तुरंत सीधे से चले आएंगे, एक ग्रुप मिल गया आपको बना लिए तो उसमें इंटर करके आप धीरे धीरे फोल्डर और फाइल तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो इतना बड़ा है तो नहीं है। तो अभी हमने देखिए स्टार्ट किया था वहीं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को विक्टिम से लेके और कन्विक्शन, जेल के बाद रिहैबिलिटेशन, तो सारी चीजें देखिए कितना सीआरपीसी में सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजें आपको मिलती चली जाएगी। अब ये विक्टिम आया जिसके साथ कुछ हुआ है, एफआईआर लिखाया या 156(3) में एफआईआर लिखाया या कोर्ट में कंप्लेंट फाइल किया, अब उसके बाद आएगा आईओ, मैंने बताया कि ठीक एफआईआर में मेंशन हो गया, उसने विवेचना की, विवेचना में कैसे करना है 154 से लेकर 176 में कि वो अब क्या करेगा। आप आएंगे देखिए एक एक चीजें कैसे रिलेट करिए। एफआईआर हुई, देन वो जाएगा क्या है प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे, प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे जाएगा, वहां पे वो साइट आएगा, किसकी निशानदेही पे कौन उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो अब उस आदमी को का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा 161 सीआरपीसी में रिकॉर्ड करेगा। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाले का सिग्नेचर नहीं बनाएगा 162 में, उसका कोई सिग्नेचर नहीं लिया जाता, बार करता है। ठीक है, आप ये देखिए धीरे धीरे ये हो गया। फिर आपने देखा कि ये इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो आपको आना पड़ेगा डिफिनीशन में, अन्वेषण शब्द डिफाइन है। अब आप जब आएंगे तो देखेंगे कि सेक्शन 2 में डिफाइंड है, डिफिनीशन है। आप डायरेक्ट लेके हमेशा आइए और आप देखिए सेक्शन 2 जो है का डिफिनीशन में आप आएंगे, अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये कहता है डिफिनीशंस, परिभाषाएं, इसका टाइटल है। अब देखिए आपने यदि यहां पे गौर कर लिया कहां डिफाइंड है, तो लोगों ने पढ़ा आईपीसी के सेक्शन 40 लगा दिया। तो जो सेक्शन 40 है आईपीसी में वो किस चैप्टर में है, वो जिस चैप्टर में है उस चैप्टर में क्या है, वो जनरल एक्सप्लेनेशन उसका नाम है, टाइटल का साधारण स्पष्टीकरण। वो केवल उस शब्द का स्पष्टीकरण करती है, धारा 40 में क्या क्या है
वो बताती है ऑफेंस क्या है, अपराध क्या है, ये नहीं बताती है। तो वो मिलेगा आपको सेक्शन 2N में। तो लोगों ने क्या है कि 80-90% लोग सवाल गलत करके चले आते हैं। लेकिन यदि आपने टाइटल, मैंने कहा ना कि उसका क्या रंग रूप क्या है, मुखड़ा क्या है, ताना बाना है, आपने शुरू में ही ध्यान दिया तो आपको देखिए इसका आंसर मिल है सेक्शन 40। तो स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन है। तो अब ये है, आप देखिए सीआरपीसी आईपीसी मिले हुए हैं। सीआरपीसी में ये लिखा हुआ है कि जो बातें इसमें है भैया वहां तो पूरी सीआरपीसी चलेगी, और जो इसमें नहीं लिखी है वो आप आईपीसी में ढूंढ लीजिए, वहां मिल जाए तो वो चलेगी। और ये भी लिखा है कि चलो इसमें नहीं लिखी है, आईपीसी में भी नहीं है, यदि स्पेशल एक्ट में लिखा हुआ है तो स्पेशल एक्ट में होगा। स्पेशल एक्ट क्या है, ये सेक्शन 41 आईपीसी की बता देती है। लोकल लॉ क्या है, वो आपके सेक्शन 42 बता देती है। तो जो स्पेशल मैटर से जो है रिलेटेड है वो 41 है, जो और किसी एरिया विशेष से है तो आपका लोकल लॉ है। तो आपको क्या हुआ, सेक्शन जो 15 मिनट आपने वर्क किया इंडेक्स पे, और इंडेक्स में आपने देखा ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर का टाइटल क्या है, तो आप इस तरह आप एक एक चीज को आप वो करेंगे। अब कितना टेक्निकल है, आपको पहली बार में ही उस टेक्निकलिटी पे पहुंचना है। सपोज आपको देखिए, जैसे आपका सेक्शन 2 है सीआरपीसी का, सेक्शन 2 में डिफिनेशन दिया, आपने पकड़ लिया। अब सेक्शन 1 पे आइए। सेक्शन 1 जनरली हर जो भी कोडिफाइड लॉ है उसमें ये होता है शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त नाम, एक्सटेंट उसका विस्तार कहाँ तो होगा, और उसका कमेंसमेंट या स्टार्ट कब होगा। तो आप सीआरपीसी जब खोले तो आपने देखा सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ये पूरा नाम है उसका। अब इसने पहले ही बता दिया 1-1, यानी सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि इस दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है इसका। तो आप बताएंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, नो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की भी है, जिसको इसने रिप्लेस कर दिया। तो ये है। अब आपने देखा कि इसका एक्सटेंशन, विस्तार कहां तक है, तो पहले लिखा रहता था जम्मू कश्मीर को छोड़ के, अब जम्मू कश्मीर का ये विशेष जो प्रावधान था वो हटा, खत्म हो गया। लेकिन अब फिर आते हैं प्रोविजो। प्रोविजो परंतुक, परंतुक में कहता है कि चैप्टर 8, 10, 11 अभी आया। चैप्टर का नाम क्यों आया, कि यही चैप्टर 8, 10 और 11 को छोड़ के, यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे, आप देखें यदि बेयर एक्ट हो तो, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अदर देन दोज, डालिए कि नागालैंड स्टेट और जो ट्राइबल एरिया है, और कौन से ट्राइबल एरिया जो इसी सेक्शन में लिखे हुए हैं, सारे ट्राइबल एरिया नहीं है, यहाँ पे ये भी क्लियर रखना है। देखने में बोरिंग सा लगता है, लेकिन एक बार आप इंटर कर लीजिए इसमें तो धीरे धीरे चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि चैप्टर 8, 10 और के प्रोविजन यही इस पे लागू हो सकते हैं, बाकी वाले नहीं लागू होंगे, और अक्सर ये लोग गलत कर देते हैं। एक्सेप्ट चैप्टर 8, 10, 11, बाकी चीजें ये नागालैंड एरिया और ट्राइबल एरियाज पे लागू नहीं होगा। लागू हो सकती है कैसे, यदि स्टेट गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन, अधिसूचना के द्वारा उसको अपने उस एरिया में लागू करना चाह रहे हैं, यानी कि नागालैंड स्टेट या जो ट्राइबल एरिया, ट्राइबल
बात ये करता है, पूरे हिंदुस्तान की नहीं। तो ये है, तो हमने बेयर एक्ट को पढ़ा, यहीं पे नोट किया है, बार बार पढ़ने पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो एक कहीं हमारा एक नोटबुक में इसको लिख लिया, फॉर एवर के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप देखें तो ये है, तो हमको सीआरपीसी जैसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है। आईपीसी में तो दिक्कत है कि भाई ए ने बी का मर्डर कर दिया, सरकमस्टांसेस दिए हुए हैं कि ये कल्पेबल होमिसाइड होगा या मर्डर होगा। अब कंफ्यूज हो रहा, और ये क्या कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर होगा कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है उसको जनरल डिफेंस मिल जाएगा जनरल एक्सेप्शन का, और वो यदि आ गया सेक्शन 100 में या 103 में तो फिर तो नो ऑफेंस। लेकिन यहां तो बताया नहीं, भाई ट्रायल होना है। आप उठाया आपने ट्रायल कि 4 ट्रायल होते हैं, उनमें से सेशन ट्रायल है वो 225 से लेकर 237 तक में दिया है। तो आपको करना क्या में, आप 225 से लेके और 265 तक के प्रोविजन है। कितना बड़ा, इतने सेक्शन कैसे याद होंगे, मुश्किल है, रटेंगे धीरे धीरे भूल जाएगा। बट एक है इसमें, एक रिदम इसमें है, एक इसमें भी संगीत है, म्यूजिक है, बस उसको आत्मसात करने की जरूरत है। आप जब चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे तो आप ये देखें कि वो चीज धीरे धीरे आसान हो जाएगा। कैसे? यदि आप लोग, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़े होंगे, जानते होंगे, सेशन ट्रायल उठा, हमने देखा कि पहले तो हमने ट्रायल में देख लिया कि कौन कौन ट्रायल में 4 ट्रायल हैं, 225 से लेके 265 तक में है। तो चैप्टर का स्टार्टिंग देख लिया और लास्ट देख लिया। तो आप देखें कि चैप्टर आई थिंक 18 से ये शुरू होता है, 225 से। तो आपको बिना बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के भी चीजें याद होती जाएंगी कि 4 ट्रायल है, 225 से लेके 265 में है, और सेशन ट्रायल से स्टार्ट होता है और समरी ट्रायल तक जाता है, तो बड़े से छोटे की तरफ, तो या छोटे से बड़े तक जो सुविधा हो समझ लीजिए। तो आप जो सबसे छोटा है लास्ट में है, जो सबसे बड़ा है वो पहले है सेशन ट्रायल, देन वारंट, देन समन, देन समरी। तो 18, 19, 20, 21, एक फायदा और हुआ, 21 पे आए, यहां जहां ट्रायल खत्म होता वहीं पे प्ली बार्गेनिंग का एक चैप्टर है 21 से, जो अमेंडमेंट से आया है। ए जहां लग गया इसका मतलब कि ये अमेंडमेंट से है। तो अब ये आपको आसानी से चीजें ये बैठ गई। अब 225 से 237 मैंने कहा कि कैसे सीआरपीसी को कितने कम समय में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और फॉर एवर के लिए कैसे दिमाग में ये बैठ जा सकता। मैंने क्या है कि हमारा आप लोग के साथ जो डिस्कशन है, क्या है, जो परेशानियां मुझे उठानी पड़ी चीजों को समझने में, देखने में, या जिन लोगों को परेशानी हुई आपस में हम लोगों ने डिस्कस किया, मैं ये चाहता हूं कि उन परेशानियों को आपके साथ डिस्कशन के माध्यम से बिल्कुल सिंप्लीफाई ढंग से चीजों को आप समझ लें। और ये टेक्निक का युग है, टेक्निक का, इसमें केवल रट के पढ़ के काम नहीं चलने वाला, इसमें हमको लीड लेना पड़ेगा। लीड लेने के लिए हमको बिल्कुल शार्प और पैनी निगाहें रखनी पड़ेगी। और ये कैसे आएगी? अब आप देखिए 225, देखिए कैश आपको 2 से 3 मिनट में पूरी सेशन ट्रायल, मैं अंदर कंटेंट में नहीं जाऊंगा, 225 पहला सेक्शन है। तो आप देखिए, आप कुछ नहीं करिए, आपने उठाया डायरेक्ट और इंडेक्स खोला, तो आपको पहले मिलेगा कि ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विचारण का संचालन लोक अभियोजक से, उसको आप दिमाग में लेंगे कि पहला सेक्शन कहता है कि ट्रायल जो है का कंडक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। दूसरा ये कहता है नेक्स्ट 226 कि वो कैसे अपने केस को प्रूव करना पड़ेगा, ये बताते हुए उसको अपना स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर ये कहता है कि जब
फिर नेक्स्ट आता है कि प्रोसिक्यूशन ने सारी बातें कह दी, और यदि उसने जो कहा वो सब गुड़ गोबर है, कोई दम नहीं है उसमें, तो दम नहीं है तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए जिसको पुलिस ने चार्जशीटेड किया है। तो इसीलिए आया डिस्चार्ज, यानी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो डिस्चार्ज कर दो। तो 227 में डिस्चार्ज हो गया। यदि डिस्चार्ज नहीं हुआ तो इसका मतलब बच्चों को चार्ज उनके खिलाफ फ्रेम होगा, चार्ज बनेगा। तो 228 में चार्ज बन गया। फिर ये आप कंटेंट में पढ़े हुए तो आपको पता है को किया है तो बताओ। तो यदि वो प्लीड कर लेता है तो इसलिए इसका हेडिंग आ जाता है कन्विक्शन ऑन प्लीएबिलिटी, कि उसने अपने दोष को स्वीकार कर लिया, तो उसी आधार पर कन्विक्शन दे दिया। अब कन्विक्शन दे दिया, अब जब आप 229 के कंटेंट में जाएंगे तो एक वर्ड आता है डिस्क्रिशन, स्वविवेकानुसार। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आदमी अपने जुर्म को, अपने अफेंस को एक्सेप्ट भी कर ले, कन्फेस कर ले पूरी तरह से, तो भी उसको छोड़ ही दिया जाए। यदि ट्रायल कोर्ट चाहे तो अपने विवेक का, अपने डिस्क्रिशन का यूज करते हुए उसको क्या कर सकती है, कहती है नहीं तुम्हारा फिर ट्रायल प्रॉपरली चलेगा। यानी कि 229 पे आए हम तो देखे कि वो प्लीड कर लिया तो मामला खत्म, वहीं पे कन्विक्शन कर दिया उसके आधार पर। और यदि उसको वहां पे कन्विक्शन होल्ड नहीं किया, इसका मतलब कि जो डेट फिक्स करेगा कि यस ये फला तारीख से आप आइए और फिर अपना एविडेंस शुरू करिए। अब ये एविडेंस शुरू हो गया 231 में, नेक्स्ट सेक्शन में डेट फिक्स हुआ 230 में, 231 में प्रोसिक्यूशन का एविडेंस हो गया। और केवल प्रोसिक्यूशन के एविडेंस, सेशन कोर्ट में, सेशन ट्रायल में एक विशेष बात है जो यहीं पे, कि इस स्टेज पे ही केवल एक तरफा सुनने के बाद ये लगता है कि नो, ये इसमें ऑफेंस मेड आउट नहीं होता, तो यहाँ पे उसको इसी स्टेज पर एक्यूटल, सेशन ट्रायल में 2 बार एक्यूटल के स्टेज मिलते हैं, बाकी में नहीं ऐसे मिलते। तो 232 में, 232 में उसका एक्यूटल हो जाएगा। अब यदि एक्यूटल नहीं किया, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस आ चुका है, तो इसका मतलब कि दूसरी पार्टी जो एक्यूज है उसको अपना डिफेंस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 233 में उसका डिफेंस हो जाएगा, और डिफेंस हुआ, प्रोसिक्यूशन का सारा वर्जन आ गया, डिफेंस का भी सारा वर्जन आ गया, तो अब बचा क्या कि दोनों मिलके आमने सामने कोर्ट में खड़े होकर आर्गुमेंट करेंगे। और जब आर्गुमेंट हो जाएगा तो बचा क्या, उसके बाद जज साहब को तो केवल जजमेंट सुनाना है। तो अगले ही सेक्शन में 235 में उसको आइदर एक्यूटल और कन्विक्शन, या तो छोड़ दे या कहे भैया जाओ जेल जाओ। तो ये आ गया 235 तक। देखिए ये क्या है, आप यूं ही मोटी मोटे कंटेंट में घुस के पढ़ते रहे, बार बार छोड़ते रहे, आपने इसी इंडेक्स को पकड़ा और उसको समझने की कोशिश की, कंटेंट को यदि थारोली पढ़ा है तो एक सीक्वेंस बन जाएगा और फॉर एवर के लिए आपके दिमाग में बैठ गया। कितना इजी है कि नहीं, बताएं आप लोग। तो आप ये देखें कि इस तरह से फिर 2 सेक्शन बचते हैं इसी में। आपने जब पढ़ा तो अब ये आगे क्या है कुछ अलग है। कभी कभी होता है कि मेन सीक्वेंस में चीजें आती हैं और थोड़ा सा अलग हट के जो प्रोविजन है उसकी बात करती है। तो 236 237 यही करता है। 236 ये कहता है कि ये बहुत बदमाश है, ये पहले भी ऑफेंस कमिट करता रहा है और इसको पहले भी कन्विक्शन हुआ है, लेकिन फिर नहीं माना, फिर आ गया, फिर इसने ऑफेंस एक कर दिया। तो अब जो तुमको जो नॉर्मल इसमें पनिशमेंट है वो नहीं मिलेगी, अब तुम्हें इनहेंस और बढ़ा हुआ पनिशमेंट मिलेगा। जैसा आप आईपीसी के सेक्शन 75 में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले आपने किया है 3 साल से ऊपर वाला ऑफेंस, फिर वही किया है, तो आपका भले ही 3 साल 7 साल की सजा वाला पनिशमेंट है लिखा,
तो आप इस तरह से आप क्या है कि आप ये देख लीजिए कि माने ये प्रोविजन हो गया। तो चीजें लॉ अपने आप में कोरिलेट करती है और इसी कोरिलेशन के सीआरपीसी इतनी बड़ी है। अच्छा, ट्रायल देखिए आप लोगों को कितनी आसानी से, मैंने कहा 3 मिनट, 3 मिनट से कम समय में भी ये क्लियर हो गया। अब आपको 225 से लेके 265 तक का यही मेथड अप्लाई करेंगे तो आप मैक्सिमम 2 आवर्स में आपके 4 ट्रायल तैयार हो गए। और 4 ट्रायल तैयार हो गए तो आप ये देखिए कि आपको एक क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी मेंस में रहेगी और प्रीलिम्स में तो कुछ ना कुछ मिलना ही मिलना है। तो हमको फिर आप ये देखिए, कभी कोई पूछ दे, जैसे अभी तमिलनाडु स्टेट ने क्या किया कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे वो अपने यहाँ, तो क्या यूज करेंगे, यूनियन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट की बात करेंगे। क्यों? उनका लॉजिक क्या है, वो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी वर्ड कहीं है ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम क्यों यूज करें। ऐसे सेंट्रल से लगता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, जबकि हमारे यहाँ तो फिर फेडरल सिस्टम है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से आपको करना पड़ता है। आप कहीं भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, खास खुफिया ढूंढने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में जाए तो कैबिनेट वर्ड कहाँ यूज है कि नहीं है। अब इसी तरह से इसमें भी देखिए, जैसे आप देखें क्लासिफिकेशन ऑफ कोड, क्रिमिनल कोड, तो क्या इसमें थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट यूज है? आप पढ़ें, इसमें नहीं यूज है। तो ये आया कहां? बट सीआरपीसी में ये वर्ड 98 वाली सीआरपीसी में थर्ड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होता था। इसीलिए सेक्शन 3 रेफरेंस की बात करता है, जो बताता है कि यदि कहीं पे ये थर्ड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी लॉ में, किसी कहीं भी मेंशन है किसी भी प्रोसीजर में, तो उसका मतलब आज की तारीख में ये समझा जाएगा सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्योंकि सेक्शन 6 में जो क्लासिफिकेशन है उसमें आपका सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट का है। तो तो हमको कीवर्ड देखना पड़ेगा। मैंने बताया कि सीआरपीसी में जो चीज नहीं है तो आईपीसी में है, तो आईपीसी भी पूरी अपनी इंटेंसिटी के साथ, फुल स्पिरिट के साथ अप्लाई होगा। लेकिन यदि कोई स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है, तो क्या होगा? तो लोकल लॉ में यदि प्रोविजन है, स्पेशल लॉ और सीआरपीसी जनरल लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होने पे स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा, यानी कि ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा उसको। तो इस तरह से हमको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजों को जब हम शुरू से ही समझते रहेंगे तो फिर सीआरपीसी 484 आप देखिए, यदि हमने इसमें समझ नहीं डेवलप की तो ये 484 धाराएं पढ़ने में, एक दिन में यदि हम 25 सेक्शन भी पढ़ ले जाएं तो भी 100 सेक्शन पढ़ने में 4 दिन लग जाएगा। यानी 484 तक में पढ़ने में आपको 20 दिन लग जाएंगे। अब ये है, लाभ भूलता भी बहुत है, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम 20-20 में रिवाइज करते रहे। मैंने वो कहा कि इसका जो रंग रूप देखने का, बेयर एक्ट का, गेन आपने ले लिया कि यार देख लिया है, बस है। क्योंकि जैसे कंप्यूटर, आप डेस्कटॉप पे बैठे, क्लिक किया है, कोई आइकॉन है,
खोला आपको तो केवल टाइटल देखने मात्र से उससे क्या होता है कि हाँ इसमें ये वाला हमने रखा है, इसमें ये रखा है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो ये चीजें आपको रिवाइज करने में, अपनी मेमोरी पे फेथ करने में, अपने को टेस्ट करने में, ये हर तरीके से आपको काम देगी और चीजें आसानी से बिल्कुल आप इसको लेके चल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह से हम लोग काम करें तो बहुत, आप देखिए कि बहुत कम टाइम में हम लोग इसको अपने कमांड में ले सकते हैं और ये सीआरपीसी काम आने वाली है। ये प्रोसीजरल लॉ है और प्रोसीजरल लॉ को एडजस्ट सारभूत या मौलिक विधि आईपीसी है। उसी आईपीसी में जो डिफिनीशन ऑफेंस का जो पनिशमेंट है तो कैसे होगा उसका ये पूरा प्रोसीजर, ये इसीलिए मैंने कहा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो क्या हुआ कि प्रोसीजर जो रिलेटेड है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, क्रिमिनल प्रोसीजर हुआ और कोड लगा है, यानी कि थ्रू प्रॉपर लेजिस्लेशन इसको कोडिफाई किया गया है। ये कोडिफाई किया गया है क्योंकि इसको बनाने का पावर पार्लियामेंट को है और स्टेट को भी है। क्यों है? क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो हम सोर्स तक जाने की कोशिश करें किसी चीज को, तो धीरे धीरे चीजें होगी। जरूरी चीजों को अपने नोटबुक में नोट करें। लॉ में आपका बेयर एक्ट, आपकी टेक्स्ट बुक अपने आप में नोट्स है, जहां पे सवाल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन हॉल की स्कीम क्या होती है। आप ये जान लीजिए कि मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ एक अप्रोच आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपको 100% अपना परफेक्शन यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन 100% पे नहीं होता है। हमको कोई रिसर्च स्कॉलर नहीं बनना है। हमें रिसर्च स्कॉलर बनना है तो हम जाके बहुत डेप्थ में एक एक टॉपिक पे हम वो करें। हमें क्या है, हम 60-70% मार्क्स पा लेना और सिलेक्ट हो जाना है। हम 70% मार्क्स पा के हमको टॉप कर जाना है, पोजीशन ले लेना है। तो हमको चीजों को इसीलिए पूरी सीआरपीसी की पूरे सारे सेक्शन नहीं पढ़ने हैं। तो एक कॉम्पिटिटिव फील्ड में आपको मैंने कई बार अपने लोगों के बीच में डिस्कस किया है, नहीं करना। उसके अंदर एक सर्किल है, जो है तो बड़ी सर्किल के नीचे बड़ा सा गोला, उस गोले में एक कंफर्ट जोन का मतलब कि जितने में हमारे सवाल फंस जाएं इस बात की प्रत्याशा 90% 95% हो, तो उतना हमको पढ़ना है। फिर उसमें एक छोटा सा गोला है जो ऐसा है कि उसमें वो चीजें हैं जिनको हमको देखना ही देखना है, छोड़ नहीं सकते, बिना उसके हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो हमको मास्टरी करना है उस छोटे गोले पे, बड़े गोलों के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना है। और बड़ा जो सबसे बड़ा गोला है, सबसे बड़े वाले गोले को नहीं छुआ है, क्योंकि वो हमको मेरा टाइम ले जाएगा और वो करेगा, क्योंकि हमें 100% चाहिए नहीं सिलेक्शन के लिए। तो ये अप्रोच ना, तो मैंने देखिए मैं आपको फिर वही लेके चलता हूँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जहां मैंने शुरू किया विक्टिम, फिर उसके बाद पुलिस, रिहैबिलिटेशन। तो इन्वेस्टिगेशन मैंने कहा कि जब आएगा 154 से लेके 176 तक, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर आपका आता है कि ज्यूरिसडिक्शन किस कोर्ट को होगा, तो 177 से लेके 189। अब देखिए कुछ डेवलपमेंट जुडिशियल साइड से होते हैं, उसको भी जान लेना है। अब कई बार ऐसा हुआ कि आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा कि ये थाने वाले कहते हैं कि मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है, दूसरा थाना वाला कहता नहीं मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है। एक एक्सीडेंट में पड़ी हुई है डेड बॉडी,
उसको क्या कर रहा है, को पुलिस वाले पैर और खींच के उधर कर दे रहे हैं कि उनका आ जाएगा, हमारे सर पर बवाल नहीं पड़ेगा। फिर आता है कि विक्टिम जाए कहाँ, कहाँ एफआईआर कराए, ट्रेन में सफर कर रहा है, एक्सीडेंट कुछ उसके साथ हो गया, चोरी हो गई, उसका सूटकेस गायब हो गया, अब वो अपनी जर्नी तो बंद नहीं करेगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने और फिर लॉ में ये डेवलपमेंट हुआ जुडिशियल साइड ली जाएगी। फिर वो संबंधित थाना जहां पे एफआईआर हुआ है देखेगा कि केस कहाँ का है, तो उसको वहां पे ट्रांसफर कर देगा। जब वहां ट्रांसफर होगा तो उस पर एक क्राइम नंबर पड़ जाएगा। जीरो एफआईआर कहने का मतलब उस पर कोई क्राइम नंबर नहीं हो, तो ज्यूरिसडिक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आप देखिए कि इस तरह से यदि ज्यूरिसडिक्शन है, फिर हमारा ये शुरू हुआ ट्रायल। तो ट्रायल से पहले भी बहुत सारी चीजें हैं। ये जब हमने कहा इंडेक्स देखिए, तो आप इसका एक देखिए कैसे कैसे ये चैप्टर ग्रो किया है, एक धीरे धीरे। तो अब ये आता है कॉग्निजेंस। आप देखिए कॉग्निजेंस एक आता है संज्ञान जिसको कहते हैं लेना। तो संज्ञान के स्तर पे भी कोर्ट को, जो संबंधित मजिस्ट्रेट होता है, ये पावर होता है कि यदि प्राइमा फेसाई ऑफेंस मेड आउट होता है तो नो, हम कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। ये भी देखे कॉग्निजेंस के स्टेज पे, आपने जब पुलिस रिपोर्ट आपका सेक्शन 2 में डिफाइंड है, पुलिस रिपोर्ट को वहां समझना पड़ेगा डिफिनीशन को बहुत आराम से। तो पुलिस रिपोर्ट में क्या है, आप खोलिए कि जो रिपोर्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके और 173 सबसेक्शन 2 यानी 173 ब्रैकेट में 2 के तहत अपनी रिपोर्ट देती है, दैट इज कॉल्ड पुलिस रिपोर्ट। अब उस पुलिस रिपोर्ट को भेजती है, चाहे तुमने उसमें ये देखा कि ऑफेंस हुआ है तो चार्जशीट लगा दिया, आप ये पाए कि नहीं ऑफेंस नहीं हुआ है तो आपने उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी। तो वो चार्जशीट एज वेल एज फाइनल रिपोर्ट, चाहे वो चार्जशीट भेजे चाहे फाइनल रिपोर्ट, जो कुछ भी जाएगा वो पुलिस रिपोर्ट ही कहलाएगा। अब उस पुलिस रिपोर्ट पे जब कोर्ट में चला आया तो अब क्या होगा कि मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेगा। इसीलिए कॉग्निजेंस ऑफेंस का होता है, ऑफेंडर का नहीं, मुलजिम का नहीं। तो अब वो जब अवगत हो गया है तो अब वो कॉग्निजेंस के बाद आता है चार्ज फ्रेम करने का। अब चार्ज फ्रेम करने के स्टेज पे आपको चाहे सेशन ट्रायल हो और चाहे वारंट ट्रायल, दोनों में डिस्चार्ज की अपॉर्चुनिटी होती है। उस स्टेज पे भी स्क्रूटनी करता है, जो पुलिस का जो एविडेंस है उसकी स्क्रूटनी करेगा और उसके बाद जो है देखेगा कि नहीं मैटर ये है नहीं, चलने लायक नहीं है, तो वहां पे उसको डिस्चार्ज कर देगा। जैसे 227 में आपने देखा सेशन कोर्ट में, ऐसे आप जाएंगे वारंट में तो 239 में डिस्चार्ज है, तो डिस्चार्ज कर देगा। डिस्चार्ज नहीं करेगा, चार्ज फ्रेम। अब चार्ज फ्रेम करेगा तो उसके बाद आप देखें एविडेंस का रिकॉर्डिंग कैसे होगा। तो एक तरफ तो परीक्षा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर जरूरत पड़ी तो प्रोसिक्यूशन साइड उसके री एग्जामिन यानी पुनः परीक्षा कर सकता है। तो अब वो कैसे होगा, कैसे रिकॉर्डिंग उसकी होगी, कौन ओथ दिलाएगा, ये सारी चीजें आपको फिर सीआरपीसी में मिलेगी। लैंग्वेज की बात होगी, तो मिसलेनियस चीजें धीरे धीरे इससे कनेक्टेड होगी। फिर आपको सेंटेंस दे दिया, जेल भेज दिया, या बीच में ऐसा लगा अब केस चल रहा है, केस कई तरीके से खत्म हो सकता है, मान लो मुलजिम बन गया, अकेला मुलजिम है, तो फिर चलेगा नो, क्योंकि आपको मालूम है कि जो आदमी की डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो मृत्यु का कारण भी खत्म हो जाता है और अपराध का कारण, तो वहां पे जो डेथ क्या होती है ऑफेंस को मिटिगेट कर देती है, खत्म हो जाता है। तो केस खत्म होने के कई तरीके सामने मिले, वो
अब कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए बीच में वो पागल हो गया, तो पागल हो गया तो क्या होगा, इनसैनिटी की ल्यूनेटिक है तो क्या होगा, तो सीआरपीसी में ये भी आपको प्रोविजन मिलेगा। फिर मान लीजिए कहीं चला गया, दूसरे जेल में है, दूसरे जेल में है तो हमारा जुरिडिक्शन वहां नहीं है, हम यहाँ पे लखनऊ में है और वो वहां पे इंदौर में है, तो आपको देखते हैं तो फिर उसको कोर्ट बुलाएगी, कॉल करेगी, प्रोडक्शन वारंट करेगी, 267 में प्रोडक्शन वारंट देगी तो फिर वो आएगा। इसी तरह आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो प्रोसेस वर्ड आया, हिंदी में आदेशिका उसको कहते हैं। आदेशिका क्या है, तो आपने जब उठाया बैरेक तो देखें कि जो प्रोसेस इशू होने की बात है तो 3 बातें लिखी है, सम्मन, वारंट और अटैचमेंट। ये अपीयरेंस के लिए है, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग के, दूसरा प्रोडक्शन के लिए, किसी डॉक्यूमेंट्स को या किसी सामान को प्रोड्यूस करने के लिए। तो सब चीजें एक दूसरे से जुड़ती जाएगी और हम इसको इस फॉर्मेट में कोरिलेट करके देखते जाएंगे, तो आप देखिए कि फिर चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान होती जाएगी, और जो ये डेट सी लगती है प्रोसीजर, उसमें भी आपको आनंद आने लगेगा। आप जैसे आप जाएंगे रिमांड, बेसिक चीजों को रिमांड, अब रिमांड वर्ड सीआरपीसी में 3 जगह यूज होता है, 167, 209 और 309, बट तीनों में कुछ डिफरेंस भी है। अब वहीं आपको समझना पड़ेगा कि 167 का रिमांड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है, 309 जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, चार्जशीट आ गई, तो जो कस्टडी वारंट जारी होता, ये रिमांड जो होता है ये सेशन ट्रायल केसेज में 209 में केस को ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर करने के प्रोसेस को कमिटल कहते हैं, कमिटल पुस्तिंग, सुपुर्दगी। क्योंकि आप सीआरपीसी में देखेंगे कॉग्निजेंस कोर्ट क्या है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट है। जनरल प्रोविजन क्या है कि सेशन कॉग्निजेंस की कोर्ट नहीं होती है, डायरेक्ट उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस या संज्ञान नहीं करती। केस पहले मजिस्ट्रेट के आएगा, फिर मजिस्ट्रेट उसको कमिट करेगा, सत्र को सुपुर्द करेगा, सेशन को कमिट करेगा, तब वो सुनेगा। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, यदि कोई स्पेशल एक्ट में प्रोविजन है कि स्पेशल कोर्ट इसको ट्रायल करेगी, तो सीधे जैसे पाक्सो है, पाक्सो की कोर्ट है, एससी एसटी की कोर्ट है, या सीधे सीधे कॉग्निजेंस हो गया। तो आपका इस तरह से हमको देखना है। तो अब दोनों में फर्क क्या है, वहां पे 167, 209, 309 ये सब है कस्टडी वारंट ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 167 का जो रिमांड हो गया वो उसके 2 ब्रांच हो गए, एक पुलिस कस्टडी रिमांड और एक जुडिशियल कस्टडी रिमांड। यानी जब वो जेल में है तो वो जुडिशियल कस्टडी में है। अब ये पुलिस कस्टडी रिमांड में फिर आप जब अंदर पढ़ेंगे 167 के, तो आप देखेंगे कि वहां पे एक डेडलाइन है कि पुलिस कस्टडी रिमांड फ्रॉम डेट ऑफ अरेस्ट से लेके और 15 दिन तक ही हो सकती है, उसके बाद किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। तो आप देखिए कि कुछ पॉपुलर चीजें हैं, हर एक्ट में होता है, सीआरपीसी में भी है, जो आपके हर एग्जाम में उसमें आते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मैं जेएस का इंटरव्यू दे पूछा कि क्या कैन ए मजिस्ट्रेट गिव ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन, इफ यस व्हेन एंड हाउ। तो अब वहां पे मैंने देखा, अब 156(3) मैंने आपको बताया कमांड एफआईआर,
तो वहां पे जो केस रजिस्टर करने का, एफआईआर लिखने का आदेश होता है, उसी को इन्वेस्टिगेट करने का। तो लिखा ऑर्डर क्या होता है? टू रजिस्टर्ड एंड इन्वेस्टिगेट। लेकिन इसके अलावा भी प्रोविजन है जहां पे मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है। ये कंप्लेंट केसेज में जब कंप्लेंट फाइल होती है तो कोर्ट के पास एक ऑप्शन होता है कि वो थाने में भेज सकता है कि इसको इन्वेस्टिगेट करिए मैटर को और फिर हमको दिए। तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो देता है क्या होता है, वहां तो होता है एविडेंस कलेक्ट करना, ठीक। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मैंने जो विक्टिम से आपके रिहैबिलिटेशन पुनर्वास तक की बात की, उसी तरह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 स्टेज होते हैं: इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। अन्वेषण, जांच और विचारण। तो अब यहाँ पे आपको यही क्लियर करना होगा कि इन्वेस्टिगेशन जो होती है पुलिस और अदर देन पुलिस के द्वारा की जा सकती है, जिसको मजिस्ट्रेट ऑर्डर करे। लेकिन इंक्वायरी प्योर जुडिशियल नेचर का वर्क है, ट्रायल प्योर जुडिशियल है। तो इंक्वायरी और ट्रायल जो होता है मजिस्ट्रेट या जज के द्वारा ही होता है, बट इन्वेस्टिगेशन पुलिस या अदर कर सकती है। तो इस तरह से आप देखें कि हम लोग आप सीआरपीसी पे बहुत सारी चीज, अब मैंने कहा रिहैबिलिटेशन, आप देखिए क्या जेल जो चला जाएगा वो जेल से बिल्कुल बाहर नहीं आ सकता, पूरी सजा काट लेगा तभी निकलेगा। तो फिर वो कैसे डिग्निफाइड वे में रह सकता है? नहीं रह सकता। तो आखिर कानून ने कुछ रीत इस पे थिंक किया होगा, कुछ प्रोविजन होगा। यस, प्रोविजन है। जब हम जाएंगे तो आप देखिए कि आप 360 पढ़ेंगे प्रोबेशन, मतलब कोर्ट में अब ये 360 की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप देखिए आईपीसी में सेक्शन 95 है, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स, यानी कि विधि उन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं जिसको आम आदमी तुच्छ समझता है। अब पूरा ट्रायल हो गया, कोर्ट को लगा कि ये बस बहुत गंभीर नहीं है और ये सडन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ना करने के वजह से या आर्थिक मजबूरी के वजह से या कोई फैक्टर है जो कंसिडरेबल है, तो इसलिए 360 में कहता है केवल एडमानिश करके, केवल उसकी भर्त्सना करके भी छोड़ सकता है, या उससे कुछ सिक्योरिटीज ले लेगा, श्योरिटीज ले लेगा, जमानत ले लेगा कि भैया तुम सही नेक चलनी से रहोगे, ढंग से रहोगे तो फिर तुम्हें सजा नहीं काटनी पड़ेगी, लेकिन तुम साल भर को बहुत अपने को अच्छे ढंग से रखोगे। तो 360 में कर सकता है। और इसी का मैंने कहा कि अब देखिए, अब आप देखे होंगे कि पैरोल प्रोबेशन आपके 360 में है, एक प्रोबेशन एंड पैरोल से रिलेटेड एक्ट भी है 1958 का। स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिला हुआ है कि कोई स्पेशल काज है, जैसे डेथ के, अभी शासनादेशों के हिसाब से डेथ के में स्थिति में किसी घर में एक्यूज के और डेथ हो जाती, कन्विक्टेड, एक्यूज नहीं, कन्विक्टेड, कन्विक्टेड, तो उसको कुछ दिनों के लिए मिल सकता है पैरोल। तो पैरोल प्योरली एग्जीक्यूटिव वर्क हो गया, जुडिशियल वर्क नहीं है। लेकिन जो प्रोबेशन है वो जुडिशियल वर्क है और वो ट्रायल कोर्ट करती है, उसके तमाम लिमिटेशंस भी हैं। तो हमने यही कहा कि वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जब आए तो देखा
कि एक्यूज को, कन्विक्टेड पर्सन को भी, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो एक्यूज है या कन्विक्टेड है उसके भी तमाम राइट्स हैं। मान लीजिए जजमेंट हो गया, आप सीआरपीसी में क्या कोई रेमेडी नहीं है? हम अपील कर, लेकिन रिव्यू नहीं है। क्यों नहीं है? आप सीपीसी में ने रिव्यू देखे हैं, तो यहाँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में देयर इज नो पावर ऑफ रिव्यू। क्रिमिनल कोर्ट कैन नॉट रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर। तो इस तरह से आप देखिए कि आपका यह है, तो बहुत ये सब ताना बाना है। अभी मुझे लग रहा है किसी और हमारे सर को क्लास लेने हैं। अब आप लोग बताएं, सब अच्छा ठीक लग रहा है तो इस पैटर्न पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कमेंट में आप डाल सकते हैं इसको। तो आ, आप ये चीजें हैं। तो हम लोग इसको धीरे धीरे एक करके लेके चलेंगे, तो और फिर सारी चीजें इस तरह से हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि हम वो करेंगे। तो अभी जब सेक्शन वाइज हम चलेंगे, एक से इनिशियल है जो एक से लेके हमारा टारगेट रहेगा 25 तक नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोग पढ़ के आते हैं तो 1 से 25 तक में आते हैं। बहुत सारी उसमें टेक्निकल चीजें हैं। नेचर ऑफ क्वेश्चंस को आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर लीजिए, उसे देख लीजिए किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तो फिर आपको समझने में ये चीजें आएगा। तो आप, मैंने फिर कहा कि आप बेयर एक्ट को, उसका जो प्रारूप है उसको देखने का, समझने का, और क्या है उसको कैसे बुना गया है, कैसे उसको एक दूसरे को इंटरलिंक किया गया है, और वाकई आईपीसी में भी कहाँ से उसका कोई कनेक्शन है या नहीं है। तो ये बेसिक हमने आज आप लोग को कॉन्सेप्ट की बातें की है, और कोशिश मेरी ये रही कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझा जा सके। और, और यह है, तो अभी आपको ठीक लगा हो तो हम लोग फिर जो है अभी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि अब जैसे मैं बेयर एक्ट आप लोग के सामने हो, तो एक चीज आप देखिए, मैंने कहा ना प्रोसेस, आदेशिका जारी होता है। तो आदेशिका आप देखिए कि स्टार्ट में ही आप आएंगे सेक्शन 61 से, ये चैप्टर 6 है। अब इसमें सम्मन दे दिया 61 टू 69। तो ये चैप्टर 6 का पार्ट ए हो गया 61 टू 69, और ये सम्मन से रिलेटेड है। फिर आपका 70 से लेकर 90 तक, ये 81 तक आपका वारंट से, माने अरेस्ट वारंट से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आप आते हैं 82, यानी कि चैप्टर 6 का कंपोजिशन कैसा है, उसका गठन कैसा है, उसको 4 पार्ट में बांटा। चारों पार्ट के लिए वर्ड क्या है? आदेशिका, प्रोसेस। प्रोसेस में क्या क्या आ गया? सम्मन, वारंट, उद्घोषणा और कुर्की, 4 चीजें आपके हो गई। तो ये प्रोसेस कोर्ट इशू करती है। प्रोसेस इशू क्यों किया जाता है? एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए। यदि वो वेल आउट है या कोर्ट उसको जरूरी समझती है तो सम्मन कर सकती है। यदि वो सम्मन के बाद नहीं आया, अरेस्ट से अपने बचने की कोशिश कर रहा है, छिप रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहा है, तो उस कंडीशन में फिर हम देखते हैं कि 82 से लेके 86 तक का सारी चीजें जो है पिक्चर में सामने आती है। ओके, तो
तो ये किसके लिए है? ये कहता है कि चाहे आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए हो या जो टेलीग्राम से रिलेटेड है डिपार्टमेंट, उससे किसको पावर है। तो ये 91 92 ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आप वारंट तो जारी कर दिया, और वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए उसके घर में सर्च करना पड़ेगा, तो फिर सर्च वारंट आपको मिल जाएगा। आप चैप्टर 2 में देखेंगे, 93 से आगे आप बढ़ना शुरू करेंगे तो ये सारी चीजें आएंगी। तो आप कोशिश करिए कि इसके पूरे पैटर्न को समझने की कोशिश करिए, चीज़ें आसान हो जाएगा। जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैंने बताया 4 तरह के ट्रायल हैं, उन 4 ट्रायल में आपने पहला देखा, एक चैप्टर 18 याद कर लिया गीता के चैप्टरों से कनेक्ट करके। फिर लास्ट में चौथा जो चैप्टर आ गया 21A, वो बार्गेनिंग से रिलेटेड है। तो आपका ये आ गया। अब आपने इन सारी धाराओं में मोटे मोटे याद कर लिया, डिस्चार्ज किस सेक्शन में है या एक कैसे ग्रो करता है आपने देख लिया, तो सारी चीजें हैं। तो पुलिस का वे आप पढ़ रहे हैं तो आप पुलिस को समझने के लिए कि पुलिस के पावर्स क्या होते हैं। तो कुछ पावर प्रिवेंटिव है, कुछ स्टेट्यूट के द्वारा उनको बाइंडिंग है कि ये करना है। फिर आप सीआरपीसी में एक सवाल का आंसर ढूंढने की कोशिश करें कि सारा जिम्मेदारी बस केवल यही सरकारी लोगों पे ही है, पुलिस पे है, कोर्ट पे ही है, बाकी की नहीं है। तो इस प्रश्न को जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तो आप देखें कि आपके दिमाग में क्लिक करेगा, जब पब्लिक को राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल सकता है तो उनकी ड्यूटी भी तो कुछ बन सकती है। आपकी जमीन है, आपका प्लाट पड़ा हुआ है और उस पर कोई किसी का मर्डर हो गया, तो आपकी ड्यूटी नहीं बनती है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। तो आप देखेंगे कि सेक्शन 37